नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 15 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। सबसे पहले देख लेते हैं आज के द हिंदू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक वर्ल्ड लोकेशन जो फ्रैंकफर्ट है जर्मनी में, ठीक है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है 2030 के वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को सुलझाने के लिए लाया गया है, ये एडिटोरियल में है, ठीक है। इसमें बहुत से नीतियां बनाने की बात की जा रही है जिससे कि हम अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और ज़्यादा इन्हांस कर सकें। जैसा कि देखा गया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया या फिर यूरोपियन यूनियन हो गया, ये अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के यूज कर रहे हैं, तो ये इतना सहयोग नहीं कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में। इसी को विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है चेंजिंग द वे पोस्टमैन नॉक्स, मतलब कि डाकिया के दस्तक देने के तरीका। भारतीय डाकघर अधिनियम को बदला जा रहा है। 1898 जो है उसे बदलकर डाकघर विधेयक 2023 लाया गया है अभी राज्यसभा में। इसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो समस्याएं थी, अंतराल आ गया था, उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला आर्टिकल है रबर बोर्ड ने पूर्वोत्तर राज्यों में रबर का क्षेत्र बढ़ाने के लिए जो अनेक नीतियां बनाई है, अनेक कार्य किया है, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। जैसे वर्ल्ड लोकेशन जो है फ्रैंकफर्ट, तो ये न्यूज में क्यों था? तो जर्मनी ने उपग्रह स्टार्टअप के पूर्ण चीनी अधिग्रहण को रोक दिया। मतलब कि जो उपग्रह स्टार्टअप था उसमें चीन का जो अधिग्रहण था वो 53% था और उसे वो टोटल चाह रहा था 100%, लेकिन अभी जर्मनी ने इसे रोक दिया। रिपोर्ट के अनुसार संघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के पास जर्मन अंतरिक्ष दूरसंचार कंपनी KLEO कनेक्ट का लगभग 53% हिस्सा है और वह अन्य 45% अधिग्रहण करना चाहता था, लेकिन अर्थव्यवस्था मंत्री जो हैं जर्मनी के, उसकी समीक्षा के बाद बर्लिन ने SSST मतलब कि संघाई स्पेस कॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के कदम को रोक दिया। यही बर्लिन का जो अर्थव्यवस्था मंत्रालय था, इसने रोक दिया और यह सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे का कारण बताया जर्मनी द्वारा। तो इसी से संबंध आज ये आर्टिकल आया था, जिसके कारण आज हम ये लोकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो लोकेशन भी देख लेते हैं। जैसे जर्मनी जो है वो आधिकारिक तौर पर जर्मनी का संघीय गणराज है जो मध्य यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, ये याद रखिएगा, रूस के बाद, और यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य राज्य है। जर्मनी उत्तर में बाल्टिक और उत्तरी समुद्र मतलब कि नॉर्थ सी और दक्षिण में आल्प्स के बीच स्थित है। दक्षिण उसके देश की जो राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जर्मनी का, वो बर्लिन है। राजधानी याद रखिएगा बर्लिन, और इसका जो मुख्य वित्तीय केंद्र है वो फ्रैंकफर्ट है, सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र। तो इसको लोकेशन देख लेते हैं हम लोग इस मैप में। जैसे यहाँ पे फ्रैंकफर्ट है, ठीक है, ये लोकेशन याद रखिएगा। इसको एक मैप में और देख लेते हैं। जैसे कि ये जर्मनी है, तो यहाँ पे उसका जो चारों तरफ का कंट्री है उसको देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ये नॉर्थ में नॉर्थ सी है, नीचे देखिए स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, उसके बाद पोलैंड, उसके बाद नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, ये सारे जो कंट्रीज हैं, इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा जाता है 2030 के वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को सुलझाने की बात की गई है इस आर्टिकल में। तो इसमें राइटर कहते हैं कि जो दुबई 30 नवंबर से 12 दिसंबर में होने वाले जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन मतलब कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसी का जो दुबई में बैठक होने वाला है, इसी के बारे में राइटर कहते हैं। और 2030 तक जो मौजूदा स्तर से जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने के वैश्विक लक्ष्य, जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके लक्ष्य को 3 गुना करना है 2030 तक। इसी के लक्ष्य के संबंधित अभी बात चल रही है, चाहे वो UNFCCC मतलब कि यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और COP28, ये दोनों में यही बातें चल रही है कि 2030 तक कैसे हम अपना जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है उसको 3 गुना बढ़ाएंगे। और अभी हाल ही में जो G20 समिट हुआ है उसमें भी ये बातें बहुत जोर शोर से रखी गई और इसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी किया गया सभी मेंबर्स के द्वारा। तो यहीं पे बात राइटर कहते हैं कि 2021 में बिजली उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की वैश्विक स्थापित क्षमता जो है वो 3026 गीगावाट थी और सभी स्रोतों से जो कुल क्षमता का 39%, मतलब कि जो टोटल जो हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो है वो 39% हिस्सा है। हालांकि कुल बिजली उत्पादन में जो रिन्यूएबल एनर्जी का केवल है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया उसके बाद और भी ज़्यादा एनर्जी होती है, तो सिर्फ अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है तो यहाँ पे उसमें भी चेंज कर दिया गया है 28%, या जैसे यहाँ पे कहा जाता है आधे से अधिक जो रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन है वो जल विद्युत के द्वारा किया जाता है और सोलर से किया जाता है 13%। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर से 13%, विंड से 23%, यानी कि सभी स्रोतों से टोटल मिला दिया जाए तो 36% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है रिन्यूएबल एनर्जी का। इसमें कुछ चीजें शेयर की गई, जैसे 103.05 गीगावाट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसके बाद 38.27% शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी। तो यही सारी चीजें, जैसे 41.09 गीगावाट जो है हम सोलर से यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद 39.44 गीगावाट विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद बायोमास जो हम लोग कल पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसके लिए बायोमास से हम लोग 10.34 गीगावाट का हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे है इन द वर्ल्ड टू रेस्पेक्ट टू ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे एक चीज और लक्ष्य बनाया गया, जैसे प्रोड्यूस 500 गीगावाट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी से हमें 2030 का लक्ष्य बनाया गया है कि 500 गीगावाट तक हम बिजली उत्पादन करेंगे। इसमें और आगे कहा जाता है कि सौर, मतलब कि सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, तो इसमें कहा जाता है 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है उसको 3 गुना करने का मतलब है लगभग 9000 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है, जो 2021 में सभी स्रोतों से कुल प्राप्ति क्षमता से अधिक है। तो 2022 और 2030 के बीच लगभग 6000 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जुड़ जाएगी, मतलब कि हम अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, जो हमारा लक्ष्य है 3 गुना बढ़ाने का, मतलब कि 9000 गीगावाट को हम लोग बढ़ा लेंगे। तो मतलब कि 2022 मात्र 8 साल में हम लोग 6000 तक गीगावाट जो एनर्जी है वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो इस क्षमता का अधिकांश हिस्सा जो होगा वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से होगा, क्योंकि किसी भी पनबिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन का जो समय होता है वो आमतौर पर 2030 से ज्यादा समय सीमा लग जाएगा। इसी के लिए यहाँ पे जो मुख्य हिस्सा रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो सोलर एनर्जी रखा गया और विंड एनर्जी रखा गया है। पनबिजली से जो बिजली तैयार होती है उसको अभी बाहर रखा गया है और वर्तमान से अधिक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए संयुक्त रूप से 25% की क्षमता उपयोग कारक को मानते हुए इसका मतलब है कि अकेले जो रिन्यूएबल एनर्जी से लगभग 13,000 TWH का मतलब होता है टेरावाट आवर्स, ये एक यूनिट है जो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है 1 ट्रिलियन वाट आवर, इसी को कहा जाता है TWH। विद्युत हम लोग उत्पादन करने में सक्षम हो गए रिन्यूएबल एनर्जी से 13,000 TWH। यदि वैश्विक बिजली मांग में वृद्धि होती है, जैसा कि पूर्व जो कोविड से पहले का समय था कि औसत 2.6% पर है, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है उसको 3 गुना करने का जो लक्ष्य है उससे कुल वैश्विक बिजली उत्पादन का 38% हो जाए। अगर जो लक्ष्य है सभी लोगों का, सभी देशों का 3 गुना हम लोग बिजली उत्पादन करने में अगर सक्षम होते हैं तो जितना भी हमारा खपत होता है कुल वैश्विक बिजली जो उत्पादन करते हैं उसका 38% हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। यही बातें यहाँ पे राइटर कह रहे थे। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है क्षेत्रीय रूप से विभेदित ऊर्जा आवश्यकताएं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा आवश्यकताएं हैं। यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि हालांकि वैश्विक बिजली की मांग जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि सभी देशों में केवल एक वैश्विक समग्रता है। विभिन्न देशों में बिजली की मांग अत्यंत भिन्न है और विकास के विभिन्न चरणों में देश के लिए
विकास दर अलग अलग, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए कम बिजली का जरूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वीक है या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्री हैं, तो ये सारे कंट्रीज को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करना है, मजबूत करना है, इसके लिए इसे बिजली की आवश्यकता ज्यादा होती है। यहाँ पे यही बातें राइटर कहते हैं कि वर्तमान में जो विकासशील देशों में बिजली की मांग कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। जो 2010 और 2019 के बीच चीन और भारत में बिजली की खपत क्रमशः 6.6% और 6.3% की दर से बढ़ी है, जबकि यूरोपियन संघ जो है में 0 पॉइंट, यहाँ पे देखिए भारत और चीन जैसा जो डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ जो बिजली खपत है वो 6.6% और 6.3% की दर से बढ़ी है। वहीं यूरोपियन यूनियन का बताया जा रहा है कि 0.3% से इसका बिजली का जो खपत है वो घट गया है, और यूएसए में जो न्यूनतम, यूएसए में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि वहां भी डेवलप्ड है, तो 0.12% नाममात्र का वृद्धि हुआ है। तो यह स्पष्ट करता है कि जो यूरोपियन संघ और अमेरिका में कोई भी पर्याप्त रिन्यूएबल एनर्जी वृद्धि जो है 2030 तक उसके जो जीवाश्म ईंधन के मतलब कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है के उपयोग के त्वरित चरण से आनी चाहिए। वर्तमान में अमेरिका के केवल 21% बिजली और यूरोपियन उनमें 37% बिजली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त होती है। बाकी ये लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, ये लोग ज्यादातर अभी तक कोयला ही यूज कर रहे हैं। सिर्फ वो देखने में डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन जितना हो सकता है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हरास ही कर रहे हैं। आगे बोलते हैं राइटर कि यदि अमेरिका अपनी जीवाश्म ईंधन क्षमता को समाप्त नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए केवल 26 गीगावाट नई मतलब अगर ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका जो है अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अगर यूज नहीं करता है और अगर रिन्यूएबल रिसोर्स को चाहता है कि सारा एनर्जी जो उसका जो खपत है देश में अगर वो उसके चाहिए, तो मात्र 26 गीगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की आवश्यकता है, जिससे कि उसके देश की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और 2030 तक अतिरिक्त 6000 गीगावाट के 3 गुना लक्ष्य में उसकी हिस्सेदारी केवल, सोचिए, जो जितने भी और कंट्रीज हैं जो देश में ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस कर रहे हैं, वहीं अमेरिका जैसा सबसे डेवलप्ड कंट्री मात्र 0.4% ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो अभी हमें बढ़ाने की बात की जा रही है। 3 गुना रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने की बात की गई है 2030 तक। साथ ही यहाँ पे राइटर कहते हैं कि चूंकि भारत को अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए लगभग 717 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की आवश्यकता होगी, 3 गुना लक्ष्य में इसकी हिस्सेदारी जो है वो मात्र 12% होगी। तो दूसरी ओर यदि अमेरिका और यूरोपियन संघ के सभी जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से अगर समाप्त भी कर दिया जाता है तो उन्हें क्रमशः 1565 अमेरिका के लिए और 538 यूरोपियन यूनियन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिससे कि फिर से बिजली की जो मांग में वृद्धि की वर्तमान दरों को मानते हुए ऐसा कहा गया है, जो अभी वर्तमान में बिजली की आवश्यकता है उसके अनुसार से बताया जा रहा है। और पवन और सौर ऊर्जा को मिला दिया जाए तो इसके लिए 25% का क्षमता उपयोग करने का कारक बन जाएगा, दोनों को अगर मिला के हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के रूप में। आगे राइटर कहते हैं कि दुर्भाग्य से जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो वैश्विक लक्ष्य के लिए सीओपी मतलब कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28 जो समिट है उसमें कहा जाता है कि ये जो कॉप 28 है ना, ये अपना जो मूल है, जो इसके अंदर जो बेसिक जो बातचीत होनी चाहिए ना, उसका जो पारदर्शिता है उसका गंभीर समस्या उत्पन्न हो गया है। यही बात यहाँ पे राइटर कर रहे हैं कि जो ओरिजिन है, ओपेक ओरिजिन, इसी का ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ा समस्या बन गया है कॉप 28 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वें समिट के लिए। हम जानते हैं कि वह यह है कि प्रेरणा जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है IRENA, ठीक है, कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिसमें वैश्विक स्तर पर कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 2022 के स्तर की तुलना में 2030 तक, यहाँ पे यही बातें की जा रही है कि 2030 तक 3 गुना से अधिक है, 11 TWH से अधिक करने की आह्वान किया। जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है वो विश्लेषण में कहते हैं कि 2030 तक, यही बात यहाँ पे की जा रही है कि 2030 तक जोड़ी जाने वाली अधिकांश जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जो विकासशील देशों में है, 2030 तक उप सहारा क्षेत्र मतलब कि अफ्रीकी क्षेत्र में 80% बिजली उत्पादन क्षमता जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत से होगी। तो यहाँ पे यही बातें की जा रही है राइटर के द्वारा कि इंडिया हो गया या फिर चाइना हो गया या फिर अफ्रीका हो गया,
या फिर ब्राजील हो गया, जितने भी डेवलपिंग कंट्री है वो तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस कर रही है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, यूएसए हो, रसिया हो, ये सब ज़्यादा इसमें सहयोग नहीं कर रही। जैसे कहा जाता है यहाँ पर राइटर के द्वारा कि यूरोपियन यूनियन जो है यह केवल 70% ही 2030 तक भी अगर बढ़ाएगी तो भी मात्र इसका 70% बिजली का उत्पादन हो पाएगा रिन्यूएबल एनर्जी से। तो यहाँ पे यूरोपियन संघ और उप सहारा अफ्रीका में 2050 तक लगभग समान मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी खपत होने का अनुमान है। 2050 की बात की जा रही है। हालांकि यूरोपियन यूनियन जो है में जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो उप सहारा अफ्रीका की तुलना में 4 गुना अधिक है। तो ये इसी का फायदा ये लोग, जो यूएसए हो गया या फिर यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब अपने जो उसके पास नेचुरल रिजर्व्स हैं उसका फायदा उठा रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं जितना डेवलपिंग कंट्रीज बढ़ रही है। तो चीन और भारत को और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसा राइटर कहते हैं कि भारत को 2030 तक अति महत्वाकांक्षी जो 500 गीगावाट के आंकड़े को पार करना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे जो कमी है, फंडिंग की कमी है, यहाँ पे समस्याएं जो बताई जा रही है राइटर के द्वारा, और स्थापित क्षमता के ऐसे पूर्ण अनुमान जो ऊर्जा मांग में वृद्धि से क्षमता वृद्धि को अलग करके मूलभूत समस्या से ग्रस्त है। यहाँ पे कहा जाता है कि लेक ऑफ इक्विटी ऑफ पार्ट सच एब्सोल्यूट प्रोजेक्शन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी सफर्स फ्रॉम द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ डाइवर्सिंग कैपेसिटी। डाइवर्सिंग कैपेसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद ग्रोथ इन एनर्जी, उसका लगातार जो ऊर्जा के मांग की जो समस्या है ये भी एक समस्या बनता जा रहा है। अब हम लोग 500 गीगावाट का भी कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, वहां पे जरूरत हो गई 5000, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, यहाँ पे फिर कोई कार्य नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इसी को बात को कहा जाता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा कि स्वयं मानता है कि सापेक्ष लक्ष्य जो है वो स्वाभाविक रूप से कम जोखिम भरे हैं। जो रिलेटिव टारगेट हैं वो कम जोखिम भरे। अगर हम लोग सब मिलके अगर रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमें जोखिम कम होगा। लेकिन अगर हम लोग सभी लोग अलग थलग रहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज के लिए तो फिर हमें समस्या ज़्यादा होगी और खर्च भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वे उम्मीद से कहते हैं कि मांग वृद्धि पर कम निर्भर होते हैं। इसके अलावा यदि सारा बोझ विकासशील देशों पर ही रहेगा तो आपूर्ति की स्थिरता के लिए गैर आरी मतलब कि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं कारण जो विकल्पों की उपलब्धता के बिना जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है उसमें भारी वृद्धि संभव नहीं हो पाएगी। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि यहाँ पे सभी को एकजुट होने की जरूरत है, चाहे वेस्टर्न कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्री हो, उसे भी आना होगा। सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के डेवलप करने से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को पूरा का पूरा हमारा समाधान नहीं होगा। अगर एक तरफ से हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग ही करते रह जाएंगे तो फिर हमारा तो वो जो लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना, जिससे कि हमारा जो लिमिटेड सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, उसको हम लोग संरक्षित रख सकें, सस्टेनेबल रख सकते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। यहाँ पे ही बातें की जा रही है। और एक बात यहाँ पे कही जा रही है राइटर के द्वारा कि सभी क्षेत्रों को कवर करने वाले जलवायु वित्त के जो 100 अरब डॉलर के न्यूनतम वार्षिक लक्ष्य तक भी पहुंचना असमर्थ हो गया है, क्योंकि जो यूएसए है वो भी इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है और यूरोपियन यूनियन भी इस पे बात नहीं करना चाहता है। ठीक है, आप पैसा भी नहीं देना चाहते हैं, आप पहले डेवलप भी हुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट को प्रभावित भी आप किए हैं, लेकिन उसको जब हम लोग रीबिल्ड कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री जो उतना उपयोग भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वहाँ भी आप लोग फंडिंग में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही बातें यहाँ पे राइटर कहते हैं। यहाँ पे राइटर कहते हैं तुम्हारे लिए लेकिन मेरे लिए नहीं, टारगेट फॉर दी बट नॉट फॉर मी। यहाँ पे मतलब कि डायरेक्ट संकेत देते हैं जो डेवलप्ड कंट्री है, ऐसा कहते हैं, राइटर कह रहे हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए, हमारे लिए लक्ष्य नहीं है। तो अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वैश्विक लक्ष्य के सबसे मुखर समर्थक के पास घरेलू स्तर पर ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में घोषणा की थी कि भारत 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसके 500 गीगावाट तक बढ़ा लेगा, तो यही बातें कही गई। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे उस समय बाइडन ने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया कि किसी नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य वो घोषणा करेंगे। इसी पे यहाँ पे एक कटाक्ष किया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये तुम्हारे लिए है, मतलब कि ऐसे डेवलप्ड कंट्री सोचते हैं कि ये जो लक्ष्य है ये सभी तुम्हारे लिए है, न कि अमेरिका ने 2035 तक ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने की एक सामान्य घोषणा पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्ध नहीं है। मतलब कि यहाँ पे कहा जाता है कि न ही जो अमेरिका ने 2035 तक जो उसका जो पेरिस समझौता में एक किया गया था कि डीकार्बोनाइजेशन,
इस पे भी ये प्रतिबद्ध नहीं है, मतलब कि कोई भी घोषणा, उसका कोई भी इरादा नहीं दिखता है कि जिससे कि वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आगे बढ़ाए। वहीं यूरोपियन संघ की भी इसी तरह की मंशा है कि पास भी केवल एक सापेक्ष लक्ष्य है, हालांकि 40% का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक नवीकरणीय स्रोत से अंतिम ऊर्जा खपत, लेकिन निश्चित रूप से पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिका और यूरोपियन संघ दोनों के लिए यह लक्ष्य अनिवार्य रूप से बाजार संकेत है, मतलब कि ये सिर्फ अपना उत्पादन कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में है, जिससे सरकार को बढ़ावा मिल सके, लेकिन विकासशील देशों की तरह यह सरकारी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है। वहीं COP28 में विकासशील देश, विशेष रूप से भारत को वैश्विक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लक्ष्य को 3 गुना बढ़ाने पर तभी विचार करना चाहिए जब पेरिस समझौता के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अध्ययन में घरेलू स्तर पर पूर्ण लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हो। यहाँ पे राटर कहते हैं कि भारत को भी ऐसा कोई रुख अपनाना चाहिए। भारत और चीन को भी, अगर वेस्टर्न कंट्री पेरिस से संबंधित जो समझौते हुए हैं वो मानने को तैयार नहीं है, तो आगे भी हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, इसके लिए आगे कोई भी नया लक्ष्य नहीं निर्धारित करेंगे, क्योंकि ये वैश्विक समस्या है और इसे वैश्विक स्तर पर सभी देशों के सहयोग से ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो योगदान है सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री का ही है। जो आज ये स्थितियां देखी जा रही है, जो समस्याएं आ रही है जलवायु परिवर्तन की, तो सबसे ज्यादा उसे ही प्रेशराइज करके आगे बढ़ाना होगा, जो न्याय संगत होगा और उसकी जिम्मेदारी के अनुरूप होगा। तो ये थे पूरा आर्टिकल आज का रिन्यूएबल एनर्जी के संबंधित। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है डाकिया से संबंधित एक बिल लाया गया है राज्यसभा में। तो कहा जाता है डाकिया के दस्तक देने का जो तरीका है वो बदल रहा है। यहाँ पे देखिए संसद में 3 सत्र होते हैं, ठीक है, एक बजट और दूसरा मॉनसून और तीसरा शीत, याद रखिएगा। तो संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में पेश किया गया नया डाकघर विधेयक 2023, जो डाकघरों की बदलती भूमिका के मद्देनजर भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा। इसके स्थान पर लाया जाएगा, जहां इसका जो नेटवर्क था विभिन्न नागरिक केंद्रीय सेवाओं की डिलीवरी के लिए एक माध्यम बना हुआ था। उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था डाकिया का रोल हमारे समाज में, हमारे जीवन में, ठीक है। जो हम अपने फीलिंग्स को ट्रांसफर करते थे शब्दों में, ठीक है, एक स्थान से दूसरा स्थान, इसका जो मुख्य हमारा जो जरिया था वो डाकिया ही था, जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमारे बातों को, हमारे विचारों को आदान प्रदान करता था। अभी वर्तमान समय में बहुत से डिजिटलाइजेशन आ गए हैं, जिसलिए ये धूमिल हो गई, लेकिन इसकी जो अपनी ही महत्ता है हमारे जीवन में, यही बातें यहाँ पे राइटर कर रहे हैं। जबकि 1898 अधिनियम केवल मेल सेवाओं पर केंद्रित था। यहाँ पे कहा जाता है कि जबकि जो 1898 का जो अधिनियम था वो केवल मेल सेवाओं पर ही केंद्रित था, परंतु जो नया विधेयक जो लाया गया है वो डाक सेवाओं के महानिदेशक को केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित विभिन्न अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक गतिविधियों से संबंधित नियम बनाने और उनके शुल्क तय करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक मेल सेवाओं जो पहले होता था 1898 के अधिनियम के द्वारा, डाकघरों द्वारा दी जाने वाली जो किसी भी सेवा थी उसके शुल्क में संशोधन के लिए कोई भी संसदीय अनुमोदन पूर्व शर्त नहीं था, ठीक है। परंतु अभी वर्तमान में देख लेते हैं, जो नए विधेयक है उसमें यह पहलू जो है डाक विभाग को अत्यंत प्रतिस्पर्धी उपयोग में अपनी सेवाओं की कीमतें तय करने में अपेक्षित लचीलापन देता है और बाजार की मांग पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। कंपटीशन को, जब बाजार में कंपटीशन हो रहा है तो अपना फैसला लेने का भी अधिकार देता है ये जो नया कानून है हमारा। वही साथ ही नागरिक केंद्रित सेवाएं जो है प्रदान करने के लिए भारतीय डाक की विभिन्न पहल अब एक मजबूत कानूनी ढांचा लाएगी। जो नया विधेयक है वो केंद्र सरकार को, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, अधिकृत करता है। तो नया विधेयक है जो केंद्र सरकार को अधिकृत करता है, जो अधिसूचना के जरिए किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की घटना पर या विदेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इन सभी आधार पे डाकघर द्वारा ट्रांसफर हो रहा है कोई भी सामान, कोई भी पार्सल, तो किसी भी वस्तु को रोका जा सकता है, खोला जा सकता है और उसमें अगर कोई संदिग्ध सामान पाया जाता है तो हिरासत में लेने का भी अधिकार दे देती है। ऐसा केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया है, ठीक है, नए विधेयक में ऐसा प्रावधान किया गया। तो यहाँ तक कि जो मौजूदा अभी वर्तमान में जो विधेयक है डाक
विभाग के द्वारा अभी पहले से भी कुछ अधिनियम दिए गए हैं, जैसे कि विस्फोटक, खतरनाक सामान, गंदे सामान, हानिकारक या हानिकारक पदार्थ जैसे सामान अगर हमें डाक लेख में प्राप्त होते हैं खोलने के बाद तो नष्ट करने का हमें प्रावधान दिया गया है, जिसे धारा 19, 19A और 23(3) में व्याख्या किया गया है। तो नए जो विधेयक है उसमें शामिल प्रावधान है, ये सब कुछ मुख्य बातें थी। और यहाँ पे एक बात और कही गई, जैसे दवा, अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी, गैर कानूनी संचरण की संभावनाओं को रोकने के लिए, जैसे कुरियर फर्मों के लिए कोई समान कानून नहीं है। तो ये याद रखिएगा, जो अभी नया विधेयक लाया जा रहा है इसमें कुरियर फर्म के लिए कोई भी कानून नहीं लाया जा रहा है, जैसे देयर इज नो सिमिलर लेजिस्लेशन फॉर कुरियर फर्म्स। ठीक है, उसके बाद कुरियर, एक्सप्रेस, पार्सल उद्योग में भारतीय डाक की बाजार में हिस्सेदारी जो है वो 15% से कम है, और इसी को बढ़ाने के लिए ये सारे कुछ लचीले लाया जा रहा है, लिबरल किया जा रहा है कुछ नियम, जिससे कि जो पोस्ट ऑफिस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया सके। इसलिए डाक प्रसारण के दौरान किसी भी वस्तु को रोकने, खोलने या रोकने के प्रावधान की प्रभावशीलता के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा की अपनी सीमाएं भी है, इसमें कुछ सीमाएं भी इंगित की गई है। तो जैसे घरेलू कुरियर उद्योग का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मध्यम और छोटे खिलाड़ियों से बना हुआ है। यदि विधेयक में ऐसे ऑपरेटर के लिए किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी के साथ पंजीकरण करने का कोई प्रावधान होता है, यदि केंद्र सरकार ने कुरियर द्वारा ट्रांसमिशन के दौरान पार्सल को रोकने का अधिकार बरकरार रखा, तो इससे क्या होगा कि विधेयक को पार्सल में वर्जित माल की आवाजाही को नियंत्रित करने में आसानी मिलेगी, जो नए कानून में प्रावधान किया गया है। अब आगे देख लेते हैं, जैसे भविष्योन्मुखी डाक वितरण। इसमें कहा जाता है कि नए कानून में कुछ प्रावधान किए गए भविष्योन्मुखी डाक वितरण से संबंधित। इसमें कहा जाता है केंद्र सरकार को वस्तुओं पर पते, जो हम लोग एड्रेस देते हैं, पता पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड, पिन कोड के उपयोग के लिए जो मानक प्रदान करता है। इसमें नया जो विधेयक लाया गया है, इस एड्रेस और पहचान और इस संबंधित एक मानक तैयार किया गया है। तो इस प्रावधान का जो दूरगामी प्रभाव होगा, क्योंकि इसका जो विशिष्ट परिसर का पहचान करने के लिए भू-स्थानिक निर्देशनों का उपयोग करने के, जैसे जीपीएस का भी अब उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो डिजिटल कोड यूजिंग जियो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, इससे कि हम लोग आसानी से वहां पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि लोग पहले क्या होता था, डाकिया को किसी का एड्रेस ढूंढने में समस्या होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। वहीं डिजिटल एड्रेसिंग, हालांकि एक ये भविष्यवादी अवधारणा है, यह छंटनी की प्रक्रिया को आसान बनाता है और मेल और पार्सल की सटीक डिलीवरी का भी सुविधा प्रदान करेगा। ऐसा बात किया गया है नए विधेयक में डिजिटल एड्रेसिंग। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि ड्रोन के द्वारा जो पार्सल की डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो 1898 का अधिनियम के खंड 4 में अब तक मौजूद प्रावधान को हटाना है। केंद्र सरकार के पास सभी पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाक द्वारा पहुंचाने का विशेषाधिकार होगा, और ये सभी पात्रों को प्राप्त करने, एकत्र करने और भेजने, वितरण करने की सभी आकस्मिक सेवाएं करने का अधिकार होगा। यहाँ पे ये पहलू सबसे रोचक है कि केंद्र सरकार के पास ही सारा का सारा अधिकार होता है। उसके बाद 1980 के दशक से भारत में कुरियर को जो संचालित करने की अनुमति मिलने के बाद इसे जो प्रासंगिकता है, जो कुरियर आया जो 1980 के बाद, उसके बाद से जो डाकघर है, डाक सेवा है, उसकी प्रासंगिकता धूमिल होने लगी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पत्र का परिभाषा है, लेटर का परिभाषा है, को अधिनियम या उसके बाद के भारतीय डाकघर नियम 1933 में कहीं भी वर्णित नहीं किया गया कि पत्र क्या है। और पत्र और दस्तावेज की जो अवधारणाओं को ओवरलैप करने वाला सबसे बड़ा एक अस्पष्ट क्षेत्र है। तो कानून की नज़र में अब तक कुरियर जो वितरित करते थे वे दस्तावेज और पार्सल थे, न कि पत्र। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो कुरियर जो वितरित करते हैं वो दस्तावेज या पार्सल है। तो एक बार जब नया विधेयक अधिनियम बन जाता है तो ये सभी कानूनी बहस की क्या पत्र बनता है और क्या नहीं, तो इसी संबंधित स्वतः ही ये समाप्त हो जाएगा। तो नया कानून में इसका वर्णन भी होगा। तो कानूनी प्रावधान जो भी हो, एक आम आदमी पत्र को दो व्यक्तियों के बीच संचार का एक लिखित और व्यक्तिगत रूप मानता है, जो डाक द्वारा भौतिक रूप से भेजा जाता है, ऐसा आम आदमी मानता है। मोबाइल की क्रांति आने के बाद इस तरह के लिखित व्यक्तिगत संचार का महत्व काफी हद तक कम हो गया। ऐसे में नए डाकघर विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा विशेष विषयाधिकार के प्रावधान को खत्म करना सही दिशा में सही कदम है और एक वास्तविकता की स्वीकृति है, जिससे कि हम वर्तमान समय के साथ तालमेल बनाकर अपनी नीतियों को आगे बढ़ा सके, जिससे कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो और ज्यादा एक्सपैंड कर सके। ठीक है, अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
इसमें मत्स्य पालन क्षेत्र में जो समस्याएं आ गई है, गैप्स आ गए हैं, उसको फुलफिल करने की बात कही जा रही है राइटर के द्वारा। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि 2020 में जब भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सुधारों के कारण एक लंबा सक्सेस मिला है, इसे बड़ी छलांग लगाया है, ठीक है, बिग लीप, जिन्होंने ब्लू इकोनॉमी की विशाल क्षमता को समझा और मत्स्य पालन मंत्रालय बनाने सहित क्षेत्र के प्रणालीगत विकास की शुरुआत की। तो यहाँ पे कहा जाता है जो कोविड-19 महामारी का समय आया था, तो उस समय ये जो मत्स्य विकास था, मत्स्य पालन का विकास था, उसमें कुछ बाधाएं आ गई थी, ठीक है, हॉल्ट लग गया था। लेकिन फिर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,050 करोड़ एलोकेट किया गया, ठीक है, जो भारतीय मत्स्य पालन के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा राशि था। तो यहाँ पे कहा जाता है निवेश के इस नए हिस्से और केंद्रित ध्यान के लिए धन्यवाद किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, मतलब मेनली केंद्र सरकार को, कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसके कारण ही जैसे कि मछली उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता से लेकर प्रौद्योगिकी, फसल की कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और विपणन तक मत्स्य पालन जो है मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करना शुरू कर दिया, ये जो अभी निवेश किया गया, ठीक है। इन समस्याओं को समाधान करने में तेजी आई। इसने रणनीतिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की, जैसे समुद्री मत्स्य पालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मछुआरों का कल्याण, बुनियादी ढांचा और फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, या फिर जो मछली पकड़ने के बाद का भी प्रबंधन होता है। उसके बाद ठंडे पानी में मत्स्य पालन, सजावटी मत्स्य पालन, जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन और समुद्री घास की खेती, इन सभी चीजों में वृद्धि हुई, जब से कि ये 20,050 करोड़ का एलोकेशन किया गया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अनुसार। इससे मत्स्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो 3 वर्ष जो पूरा हो गया, क्योंकि 2020 में ही प्रधानमंत्री ने इसका एलोकेशन किया था, तो 3 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ने पारंपरिक जल से अंतर्देशीय मत्स्य पालन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया। अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजी आ गए, जिससे कि कई प्रतिभाशाली और उद्यमशील युवाओं को नौकरी भी मिली, मत्स्य पालन में उद्यमता करने के लिए प्रेरणा मिली। आज जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है राइटर के द्वारा, जैसे कश्मीर घाटी की जो युवा महिला उद्यमी जो है, वो रिस्क्यूलेटरी एक्वाकल्चर प्रणाली का उपयोग करके ठंडे पानी के रेनबो ट्राउट का कुशलतापूर्वक पालन कर रही है। तो यहाँ पे देखिए एक युवा महिला उद्यमी जो है वो रिस्क्यूलेटरी एक्वाकल्चर प्रणाली का निर्माण कर दी, जिससे कि ठंडे पानी में वो मत्स्य पालन करने में सफल हो गई और इसका एक अपना रोजगार भी शुरू हो गया और उसके साथ साथ और कितने लोगों को रोजगार दे रही होगी। उसके बाद नेल्लोर, एक अगला एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा कि नेल्लोर में एक्वाप्रेन्योर जो सफल निर्यातक है, जो फिश का एक्सपोर्ट करता है, जिसका श्रेय बायोफ्लॉक द्वारा उगाए गए झींगा का जाता है, ठीक है। ये झींगा मछली की बात की जा रही है, इसी को कहा जाता है एक्वाप्रेन्योर। आगे इसमें कहा जाता है कि जो PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने गैर पारंपरिक क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विस्तार करने में मदद किया। लगभग 20,000 हेक्टेयर ताजा तालाब क्षेत्र को अंतर्देशीय जलीय कृषि के अंतर्गत लाया और यहाँ तक कि भूमि से घिरे जो हरियाणा और राजस्थान है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लैंड एरिया है, तो वहाँ भी किसान जो है वो जलीय कृषि के माध्यम से अपनी जो बंजर भूमि था उसका सफलतापूर्वक उपयोग करने में सफल हो रहे हैं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने में भी सफल हो रहे हैं। तो इसी में कहा जाता है कि इस योजना के द्वारा मछुआरा महिलाओं को सजावटी मत्स्य पालन, उसके बाद मोती संस्कृति और समुद्री शैवाल की खेती जैसे लाभकारी विकल्प और वैकल्पिक आजीविका का पता लगाने के लिए सशक्त बनाया गया। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में हाल ही में लॉन्च किया गया 127 करोड़ का समुद्री शैवाल पार्क, ये याद रखिएगा, तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिला में है समुद्री शैवाल पार्क, वास्तव में मोदी सरकार का एक अग्रणी कदम है। तो इसी योजना में कहा जाता है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ने 900 मछली चारा संयंत्रों और 755 हैचरी को सक्षम किया है और चेन्नई में भारतीय सफेद झींगा के अनुसंधान और अनुवांशिक सुधार, उसके बाद विशिष्ट रोगजनक मुक्त ब्रूड स्टॉक के विकास और अंडमान द्वीप समूह में बाघ झींगा, लाइन झींगा भी कहा जा सकता है, कि पालतूकरण का समर्थन किया है। तो ये सारी चीजें का विकास हुआ है अभी मत्स्य पालन के क्षेत्र में। तो भारत अब मछली और जलीय कृषि उत्पादन में दुनिया के शीर्ष तीसरे स्थान पे, शीर्ष
3 देशों में गिना जाता है और दुनिया में सबसे बड़ा झींगा निर्यातक जो है वो भारत है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा कहा गया कि एक उप योजना बनाया गया है जो 6,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की, जिससे पिछले 9 वर्षों में मत्स्य पालन में कुल निवेश 38,500 पहुंच गया। ठीक है, जैसे जैसे ब्लू इकोनॉमी की क्षमता का दोहन करने के लिए मछुआरों और सरकारों के बीच विकासात्मक साझेदारी मजबूत होती जाएगी, ऐसा रटर का मानना है। कि मैं कामना करता हूं कि मैटनी आयन से राजनेता बने एमजी फिल्म पटागोदी में मछुआरा समुदाय के जीवन को चित्रित करने वाले रामचंद्रन आज जीवित थे। उन्हें यह देखकर निश्चित रूप से खुशी हुई कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने ईमानदार प्रयासों और स्पष्ट, ये सब जो है ना वो हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ये सारे पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। जो भी भविष्योन्मुखी हो ना वो पॉइंट हमेशा से कंक्लूजन में लिखा कीजिए। तो यहाँ पे कहा जाता है ईमानदार प्रयास और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ मछुआरों की चिंताओं को संबोधित कर रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास के मंत्र के माध्यम से विकास के पथ पर उसका समर्थन करें। तो ये सब बहुत ही अच्छा पॉइंट है निष्कर्ष के लिए। जो मेंस के आंसर में लिखेगा तो उसके निष्कर्ष के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें कहा जाता है कि रबर बोर्ड जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में रबर का क्षेत्र बढ़ा रहा है। ठीक है, अब तो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में भी कुछ रबर की खेती होने लगी है। तो ये सब प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि रबर बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा अपना कार्य बेहतर तरीके से कार्यान्वित कर रहा है। तो इसी पे कहा जाता है राइटर के द्वारा कि रबर बोर्ड जो है वो केंद्र सरकार और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ संयुक्त रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक रबर के तहत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। ठीक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है और ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग, जिससे टायर बनता है उसको सबसे ज़्यादा रबर्स की जरूरत होती है। तो ये दोनों मिलकर एक संयुक्त प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। तो इसमें रबर बोर्ड के कार्यकारी जो निदेशक हैं इसमें एम बसंत गेशन ने बुधवार को कोनूर में द हिंदू को बताया कि देश में जो है वो 8.5 लाख हेक्टेयर रबर में से लगभग 5 लाख हेक्टेयर केरल में, सबसे ज्यादा रबर की खेती केरल में है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में है और 1 लाख जो हेक्टेयर है वो त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसमें कहा जाता है कि गैर पारंपरिक राज्यों में क्षेत्र का विस्तार करने के लिए रबर बोर्ड सिक्किम को छोड़कर, लेकिन पश्चिम बंगाल सहित, ठीक है यहाँ पे याद रखिएगा, सिक्किम को छोड़कर पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर राज्यों में 2 लाख हेक्टेयर, त्रिपुरा में ऑलरेडी 1 लाख है और उसके बाद 2 लाख हेक्टेयर को प्राकृतिक रबर के तहत लाने के लिए एक परियोजना लागू कर रहा है। और इसमें टायर निर्याता का मुख्य भूमिका है, जिससे कि उसकी जो आवश्यकता की आपूर्ति हो सके, जो रबर को मुख्य उपभोक्ता है। 2021 में शुरू होने वाली 5 साल की परियोजना में 1,000 करोड़ का निवेश किया गया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में जो क्षमता है वो 4 लाख करोड़ की है, परंतु भूस्खलन के कारण जैसी चुनौतियां आती है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसी के कारण यहाँ पे जो 4 लाख हेक्टेयर में 2 लाख हेक्टेयर में ही मात्र रबर लगाने का निर्णय किया गया है। तो पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 27,000 हेक्टेयर को कवर किया गया था और इस वर्ष लगभग 40,000 हेक्टेयर को कवर किया जाएगा। अगले 2 वर्षों में शेष क्षेत्रों में रबर की खेती के अंतर्गत लाया जाएगा। धीरे धीरे रबर की खेती को और बढ़ाया जाएगा। तो श्री बसंत गेशन ने कहा कि इस परियोजना से जो इस क्षेत्र के लोग हैं वहाँ का सामाजिक आर्थिक विकास होगा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जिससे कि उम्मीद की जाती है कि वहाँ लाइवलीहुड भी बेहतर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने में सफल होंगे। यहीं पे राइटर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी अब रबर की खेती में रुचि देखा जा रहा है। तो ये थे आज द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।